तो नेक्स्ट बच्चों अपन अध्ययन करेंगे आहार नाल के स्तरों के बारे में। आहार नाल के जो अलग अलग स्तर हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं। एक थोड़ा सा क्या है, वायर में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसलिए सही करना क्या है। तो चलो अध्ययन करते हैं आहार नाल के स्तरों के बारे में। तो आहार नाल मुख्यतः 4 स्तरों से मिलकर बनी है। मतलब अपने जहाँ से आहार नाल स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया था कि मुख से लेकर गुदा तक का जो भाग है वो पूरा 4 स्तरों से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो स्तर है उसे अपन जानते हैं सिरोसा के नाम से। ये जो सिरोसा है ये आहार नाल के जो 4 स्तर हैं उनमें सबसे बाहर, सबसे आउटर पार्ट है कौन, अपना सिरोसा, इसलिए लिखा है बाह्यतम स्तर। और ये निर्मित होता है WFCT। इस WFCT का जो फुल फॉर्म है वो है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। सर लिख दो ना, तो लिखो व्हाइट फाइबर है, फाइबर ऐसे बोलो, फाइबर, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू क्या है, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ये जनरली कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? कोलेजन प्रोटीन से। और कोलेजन प्रोटीन जंतु जगत की सर्वाधिक प्रोटीन में से एक है, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन। ठीक है ना। तो सिरोसा भी किससे मिलकर बनी है? WFCTC। तो इसका नाम क्या है? व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना उत्तक है। इसका कार्य होता है सुरक्षा आवरण का। नेक्स्ट, इसके बाद में जो स्तर है उसको अपन बोलते हैं मस्कुलरिस। ये जो मस्कुलरिस स्तर है, ये मस्कुलरिस स्तर 2 प्रकार की पेशियों से मिलकर बनी है। कितने प्रकार की पेशियों से? 2 प्रकार की पेशियों से। और ये जो दोनों पेशियां हैं ये चिकनी पेशियां हैं। अब देखो बात करते हैं जो भीतरी है, भीतरी की ओर पाई जाती है मस्कुलरिस वाले भाग के अंदर की ओर जो पाई जाती है ये जनरली कैसी होती है? वर्तुल होती है। और जो बाहरी होती है, बाहर की ओर होती है, आउटर होती है, उनको अनुदैर्ध्य पेशियां होती हैं। ये दोनों भी चिकनी पेशियां हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए जहां पर भी पेशियों का काम आता है इसका मतलब संकुचन शिथिलन तो होगा। तो यहाँ पर ये जो चिकनी पेशियां हैं, मैंने आपको एक गति बताई थी जिसका नाम यह था क्रमाकुंचन गतियां। ये क्रमाकुंचन गतियां भोजन के पाचन में सहायक होती है, जो कृषिका में भी पाई जाती है। और ये ही आपकी आंत्र में भी क्रमाकुंचन गतियां सहायक या संपन्न करवाती है। कौन है? मस्कुलरिस वाला जो पार्ट है, यानी आहार नाल का कौन सा स्तर? मस्कुलरिस क्रमाकुंचन गतियों में सहायक होता है। और किसकी सहायता से करता है? चिकनी पेशियों की सहायता से ये गति करता है। अब इसके बाद में जो अंतिम पार्ट है वो है सबम्यूकोसा। उसके बाद में है म्यूकोसा। म्यूकोसा का कोई विशेष कार्य नहीं है, म्यूकोसा का स्राव करती है और इसके अंदर माल्ट और रक्त या लसिका वाहिनियां पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर सबम्यूकोसा के अंदर ही दर्शा दिया है कि ये ढीले संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर माल्ट और लसिका और रक्त वाहिनियां पाई जाती है। तो एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। उसकी मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। अब देखो, इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां मानव शरीर में 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करें तो अपने जो जिह्वा है, जीभ है, उसके नीचे पाई जाती है जिसका नाम है अधोजिह्वा ग्रंथि। उसके बाद में सेकंड, उसका नाम है अधोजम, यानी अपने जो ऊपरी जबड़ा है, सॉरी निचला जबड़ा है, उसके अंदर पाई जाती है। और निचला जबड़ा निर्मित होता है मैंडिबल अस्थि से, इसलिए इसे नाम बोलते हैं सब मैंडिबुलर सैल्वरी ग्लैंड। ठीक है, तो अधोजम लार ग्रंथि। 3 नंबर पे अपन बात करेंगे पेरोटिड, या अपन बोलेंगे कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि भी यही है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अधोजिह्वा या सबलिंगुअल लार ग्रंथि के बारे में। ये सबसे छोटी ग्रंथि है जो जिह्वा के नीचे पाई जाती है। और इसका जो स्राव होता है, देखो प्रत्येक जो लार ग्रंथियां हैं ये बहिस्रावी प्रकार की है।
मैं ग्रंथियों में आपको पढ़ाऊंगा बहिस्रावी और अंतःस्रावी में क्या फर्क है। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि बहिस्रावी वह ग्रंथियां हैं जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है। ध्यान से सुनिए, बहिस्रावी वह ग्रंथि जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है उन्हें बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो लाल ग्रंथि भी एक प्रकार से बहिस्रावी ग्रंथि का ही रूपांतरण है। इसका जो स्राव है वो रेनिनस की नलिका द्वारा होता है और जो कुल मानव शरीर में लाल स्रावित होती है उसका 5% योगदान को देती है अपनी अधोजिह्वा लाल ग्रंथि। ठीक है ना। और ये जो रेनिनस की नलिका है ये मुख गुहा में खुलती है। ठीक है। नेक्स्ट, अधोजम या सब मैंडिबुलरी, ये निचले जबड़े के नीचे पाई जाती है। मैंने अभी बताया था आपको मैंडिबल यानी नीचे वाला जो जबड़ा है उसकी जो अस्थि है उसका नाम मैंडिबल है, इसलिए इसके सम्मान भी नाम दे दिया मैंडिबुलरी, सब मैंडिबुलरी। इस जबड़े निचले जबड़े के अंदर या नीचे पाई जाती है। इसके अंदर वाटन की नलिका पाई जाती है। कौन सी नलिका पाई जाती है? अधोजम जो अपनी लाल ग्रंथि है उसमें वाटन की नलिका पाई जाती है। ठीक है ना। तो इनकी प्रत्येक देखो इनसे जो प्रश्न आता है वो जनरली आता है नलिकाओं से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी, या आपको अगर ये स्राव याद रहे या न रहे, एक तो याद रख लेना छोटी और बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है, एक इनकी कौन सी नलिका है जिनसे इनका स्राव होता है, वो जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं और इससे ज़्यादा डीप में कुछ नहीं आएगा। तो निचले जबड़े में और जो वाटन की नलिका है ये अधोजम के अंदर से लाल का स्राव करवाती है और कुल लाल का 70% भाग जो स्राव करती है वो कौन करती है? अपनी अधोजम यानी सब मैंडिबुलरी ग्रंथि करती है। नेक्स्ट, कर्णपूर्व या पेरोटिड लाल ग्रंथि, इसका नाम क्या है? कर्णपूर्व या पेरोटिड लाल ग्रंथि। स्थिति की बात करें तो ये गाल के अंदर पाई जाती है और कान के नीचे पाई जाती है। एक रोग है, इसके अंदर कई बार संक्रमण होने की वजह से इस लाल ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाता है। उस सूजन के कारण उस रोग को अपन बोलते हैं गलसुआ। ये जो गलसुआ रोग है ये होता है मिक्सो वायरस के संक्रमण के कारण। किसके कारण होता है? मिक्सो वायरस के संक्रमण के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि के अंदर हो जाता है? कर्णपूर्व लाल ग्रंथि के अंदर हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, गाल में कान के नीचे स्थित होती है और इसका जो स्राव होता है वो स्टेनसन की नलिका होती है। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कर्णपूर्व लाल ग्रंथि, याद रख लेना। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा पार्ट दिया है लाल का संगठन, एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मैं अपन बात करते हैं लाल का संगठन। लाल के संगठन की अपन बात करेंगे बाद में। देखो अपना जो मानव शरीर है उसके अंदर जो लार का निर्माण होता है इनके अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, समझ में आएगा। अगर मात्रा की बात करूं तो 1.5 लीटर प्रतिदिन, कितनी लीटर? 1.5 लीटर लार का क्या होता है प्रतिदिन के हिसाब से स्राव होता है और ये तीनों लार ग्रंथियां करती है। अगर संगठन की बात करें लार का संगठन में क्या पाया जाता है तो लार के संगठन के अंदर आयंस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन भी पाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है बाइकार्बोनेट HCO3 और एक होता है आपके जिसे अपन थायोसाइनेट बोलते हैं। कुछ आम जिंदगी वाले स्टूडेंट हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। SCN का मतलब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पर ये S लग जाता है जिसके पहले उसका नाम जुड़ता है थायो। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। और ये जो CN है इसको अपन प्यार से साइनाइड आयन बोलते हैं। तो ये जो आपका अंदर एक आयन पड़ा है ये क्या है? थायोसाइनेट है, जो नेचुरल माउथ फ्रेशनर के रूप में कार्य करता है, यानी मुंह के जो बदबू है उसको दूर कर देता है। तो आप रजनीगंधा पेल्स न खा के इसकी मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करें। चलो, लार के अंदर 99.5% जल पाया जाता है और इसके अंदर 0.5% म्यूकस होता है। इसके अलावा आयंस की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड और एक बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर एंजाइम की बात करें कि लार के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं तो एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम है टाइलिन। ये अपने भोजन की 30%, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है, अपने भोजन के 30% स्टार्च को क्या कर देता है? पाचित कर देता है मुख गुहा में। और इसी के आधार पर ऐसा बोला जाता है कि अपने मानव शरीर में जो पाचन की शुरुआत होती है वो मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम के द्वारा स्टार्च के पाचन की शुरुआत से ही पाचन की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहला पाचन वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है।
और इसको प्यार से आप लाल एमाइलेज भी बोल सकते हैं। और एक और एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज, जिसका कार्य होता है लिपिड यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। कुछ एंटीबैक्टीरियल चीजें भी पाई जाती है अपने लार के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया थायोसाइनेट। या कर दे ये क्या कर देगा कि जो अपने बैक्टीरिया है उनको अपघटित कर देगा, जिससे मुंह के अंदर बदबू नहीं आएगी, ठीक है। और एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम अपने आंख के आंसू में भी पाया जाता है, ठीक है। इसका कार्य होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति को अपघटित करना और उसके बाद में जीवाणु की हत्या कर देना, ठीक है। और एक प्रतिरक्षी पाई जाती है जिसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। ये भी अपनी लार में ही पाई जाती है। इसके अलावा एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है बेटा, जिसका नाम है म्यूसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है म्यूसिन के बारे में। म्यूसिन क्या है? एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जो भोजन के कणों को लार में बांधने का कार्य करती है, बॉन्डिंग, ठीक है। उनको अच्छा बोलस के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करती है। आपने सुना होगा मुख गुहा के बाद में लार के अंदर एकदम मिलकर जो भोजन बनता है, कृषिका के अंदर जाता है, माशा के अंदर जाता है, उसको अपन बोलते हैं बोलस, ठीक है। यहाँ तक छापो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं जठर ग्रंथियों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अपन अध्ययन करेंगे जठर ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? जठर ग्रंथियों के बारे में। आमाशय के अंदर कुछ ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं और ये ग्रंथिकाएं विशेष प्रकार के कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा अपने स्राव को संपादित करती हैं। तो अपन अब अध्ययन करेंगे जठर ग्रंथियों के बारे में। तो जठर ग्रंथियां हैं ये आमाशय में उपस्थित ग्रंथियां हैं जो किसका स्राव करती है? जठर रस का। और इस जठर रस में बेटा एंजाइम और HCl पाया जाता है, जिसका कौन स्राव करती है? अपनी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न, जठर ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? आमाशय में स्थित होती है। किसका स्राव करती है? जठर रस का स्राव करती है। जठर रस में क्या होता है? एंजाइम और HCl अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद में ये 3 प्रकार की बताई गई है, फंडिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड और पाइलोइड ग्लैंड। जैसे मैंने आपको बताया था आमाशय के 3 भाग होते हैं, फंडिक, कार्डियक, पाइलोइड और एक बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः ये 3 भाग ही बताए गए हैं। जहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कार्डियक ग्लैंड की, यानी आमाशय के कार्डियक भाग में जो ग्रंथि पाई जाती है उसी को उसके नाम के आधार पर बोलते हैं कार्डियक ग्लैंड। इसके अंदर श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट का स्राव होता है जो आमाशय के आंतरिक स्तर की HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी गई है कि कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट का स्राव किया जाता है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि HCl अम्ल की अम्लीयता से कौन से पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको देखो पता है कि HCl अम्ल तेजाब एक तरीके का, और तेजाब का कार्य मुख्यतः सूक्ष्म जीवों को मारना होता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है? संपन्न करना है। तो लेकिन इसके साथ कई बार अपने आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। इस आंतरिक भित्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए जो अपनी कार्डियक ग्लैंड है वो एफर्ट करती है और क्या कर देती है? श्लेष्मा का स्राव कर देती है और बाइकार्बोनेट का। ये दोनों क्या करेंगे? उस लेयर के ऊपर अरेंज हो जाएंगे, जिससे HCl क्या करेगा? उनको निष्प्रभावित कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो अपनी फंडिक ग्लैंड है पहले उसको अपन अलग अलग कोशिकाओं के आधार पर 4 भाग में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिका है। सबसे पहले का नाम है म्यूकस नेक सेल्स। क्या नाम है? म्यूकस नेक सेल्स नाम है। नेक्स्ट, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल बोलते हैं। तीसरी का नाम है चीफ या जाइमोजन या पेप्टिक सेल के नाम से जानते हैं। चौथी का नाम है अर्जेंटाफिल कोशिका या जी सेल के नाम से भी अपन जानते हैं। सबसे पहले जो म्यूकस नेक सेल है इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता, ये म्यूकस के स्राव करने में सहायक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, फंडिक ग्रंथि की ऑक्जेंटिक कोशिका या अपन पेराइटल कोशिका नाम देते हैं। ये क्या करती है? HCl अम्ल का स्राव करती है जो अम्लीयता को बढ़ा देता है, अम्लीय वातावरण को बढ़ा देता है आमाशय के अंदर। और pH की वैल्यू लेके आ जाता है कितनी? 1.8। वहाँ आमाशय का जो वातावरण है उसका जो pH कितना कर देता है? 1.8 से 2 pH कर देता है, ठीक है ना। अगर वातावरण अम्लीय होगा तो जो भोजन आएगा वो आसानी से पच जाएगा और जो सूक्ष्म जीवाएं वो भी नष्ट हो जाएंगे इस अम्लीय वातावरण को देखकर। और कुछ निष्क्रिय एंजाइम है जैसे रेनिन, एक रेनिन नाम का एंजाइम है। तो यहाँ पर ये जो रेनिन और रेनिन 2 लिखे हैं, दोनों समान वर्ड है लेकिन केवल स्पेलिंग का अंतर है। जहाँ पर
ठीक है। जो एक प्रकार का आवश्यक एंजाइम है, जो बिब्लू बिब्लू यानी बच्चों के अंदर जो दुग्ध प्रोटीन केसिन है उसके पाचन में सहायक कौन होता है, ये रेनिन ही होता है, ठीक है ना। तो बिब्लू के अंदर उपस्थित होता है कौन, रेनिन, जिसके अंदर डबल एन है। तो ये रेनिन तो एक प्रकार का एंजाइम है। और दूसरे की अगर बात करें तो ये वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो पहला जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो पहले वाला रेनिन है जिसके अंदर डबल एन है वो एंजाइम है, और सिंगल एन है वो हार्मोन है। दोनों का कार्य अलग अलग है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है। ये जो रेनिन है ये प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है, तो इसको सक्रिय रेनिन में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा और भी एंजाइम है जो प्रोटीन अपघटनीय या प्रोटीन अपघटन करने वाले होते हैं उनको सक्रिय कर देता है अपना अचेल अम्ल, जिसका स्राव होता है ऑक्जेंटिव कोशिका या पैराइटल कोशिका से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पिछले एग्जामों में भी आप झांक के देखोगे, पेपरों के अंदर अगर आंखें फाड़ कर देखोगे तो आपको बिल्कुल दिखेगी क्या ऑक्जेंटिव कोशिका से आया हुआ प्रश्न, ठीक है। चल आगे चलते हैं। पैराइटल या ऑक्जेंटिव कोशिका एक आंतरिक या नेज कारक का स्राव करती है। ये जो नेज कारक है, इस नेज कारक को कास्टल फैक्टर के नाम से, कास्टल फैक्टर के नाम से भी हम जानते हैं, कास्टल फैक्टर के नाम से भी आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको कास्टल फैक्टर याद नहीं करना है तो बेटा आप याद कर सकते हैं नेज कारक, जिसका कार्य होता है विटामिन B12 को अवशोषण करना। किसका अवशोषण करना, विटामिन B12 का अवशोषण करना। और ये विटामिन B12 ही काम आता है किसमें, आरबीसी को मैच्योर बनाने के अंदर, ठीक है, याद रखिए। अब नेक्स्ट चीफ या जाइमोजन या पेप्टिक, क्या बोल सकते हैं, चीफ भी बोल सकते हैं, जाइमोजन भी बोल सकते हैं, और पेप्टिक सेल भी बोल सकते हैं। इसका भाग है सर फंडिकुलेट का भाग है बेटा। इसका कार्य क्या है, ये केवल और केवल ये निष्क्रिय या प्रो एंजाइम, ये जो ई के ऊपर सर्कल लगा है इसका मतलब क्या है, एंजाइम, ठीक है। तो निष्क्रिय प्रो एंजाइम का क्या कर देता है, ये श्रावण करता है और ये फिर HCl अम्ल के संपर्क में आकर सक्रिय हो जाते हैं। तो निष्क्रिय एंजाइमों का जो स्राव करती है वो चीफ या जाइमोजन या पेप्टिक कोशिकाएं करती हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अर्जेंटाफिन या जी सेल, इनका कार्य होता है कोशिकाओं के द्वारा गेस्ट्रिन का स्राव किया जाता है। गेस्ट्रिन एक हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है। इसके अलावा हिस्टामिन, सेरोटोनिन का भी स्राव करती हैं अपने फंडिकुलेट की अर्जेंटाफिन कोशिका या जी सेल। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो आप शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जिसको आवश्यकता है उसको वहाँ तक पहुँचाइए, और कोई भी अगर त्रुटि है उस त्रुटि को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।